So good morning plus 2 class, how are you all? I am fine, Ankush Kadaria with a new heading, with a new topic in front of you. Let's start our topic, but before starting the topic, let us discuss something that we have already discussed in this chapter. The name of our chapter is Party and Party System. In this Party and Party System, I told you about the time period of Jawaharlal Nehru from 1947 to 1964. Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India. जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टर के और जवाहरलाल नेहरू की जो डेथ थी वो 1964 में उनकी डेथ हुई और उनकी डेथ के बाद देखा कि अचानक ऐसा माहौल सा हो गया और ये सोचा जाने लगा कि क्या शायद इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश रह पाएगी, लेकिन उसका हल जो था बड़ा आसानी से खोज लिया गया। उनके हल के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को जो था हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद अब कांग्रेस को कौन संभालेगा या देश को कौन संभालेगा, देश की बागडोर किसके हाथ में देनी चाहिए थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद हमारे देश की बागडोर किसके द्वारा संभाली गई, कौन नेक्स्ट सक्सेसर बना। चलिए लेट्स स्टार्ट। एज इट इज क्लियरली रिटन कि 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत के बाद, मतलब 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। आपको पता है कि अब मैंने अपने आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो दैट ही वेंट टू ताशकंद आफ्टर द 1965 वॉर विद पाकिस्तान के साथ हमारा 1965 में युद्ध हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जो थे इस युद्ध की समाप्ति के लिए या इस युद्ध के समझौते के लिए जो थे वो ताशकंद जो अजरबैजान की राजधानी है वहां गए थे। सो 1966 में ताशकंद में ही उनका वहां देहांत हो गया था। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो एक हल के रूप में, यानी कि जो थे वो नेहरू के बाद एक हल के रूप में खोज लिए गए थे, लेकिन अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद ऐसा कोई नेता जो था वो अनुभवी नेता वो देश को चाहिए था जो देश की बागडोर को संभाल ले। तो उसके बाद इंदिरा गांधी और उस समय के एक बड़े नेता मोरारजी देसाई, इनके बीच में एक उत्तराधिकार को लेकर, यानी कि कांग्रेस का नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा उसके लिए एक कड़ा मुकाबला शुरू हो गया। बिकॉज उस समय मोरारजी देसाई जो थे वो भी कांग्रेस के या कह सकते हो आप देश के कुछ बड़े लीडरों में उनका नाम शामिल था। क्यों नाम शामिल था? क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे वो बम्बई प्रांत क्यों बोला जाता है कि इट इज ऑल्सो नोन अर्लियर बिफोर 1960 इट वाज नोन एज बॉम्बे प्रोविंस। इसको बॉम्बे प्रोविंस बोला जाता था क्योंकि इस समय गुजरात और महाराष्ट्र थे वो इकट्ठे थे। 1960 में गुजरात को जो था वो भाषाई आधार पर महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया था और मोरारजी देसाई जो थे वो बम्बई प्रांत यानी कि पूरे बम्बई के, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात भी आ जाता है, कि सीएम रह चुके थे, चीफ मिनिस्टर जो थे वो रह चुके थे, इसलिए भी वो एक बहुत बड़े नेता थे। उधर इंदिरा गांधी जो थी वो भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर काम कर चुकी थी, अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी। यानी कि इंदिरा गांधी जो थी अनुभवी थी, लेकिन इतना अनुभव नहीं था जितना कि मोरारजी देसाई के बीच में था। इसलिए दोनों के बीच में जो मुकाबला था उत्तराधिकार के, कांग्रेस के उत्तराधिकार को लेकर जो मुकाबला था वो काफी कड़ा था। कहते हैं इंदिरा गांधी जो थी वे शास्त्री जी के समय में, ये शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसार मंत्री जो थी वो रह चुकी थी। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो थे वो इंदिरा गांधी जो थे वो किस पद पर रह चुकी थी, तो इंदिरा गांधी सूचना और प्रसार मंत्री जो थी वो रह चुकी थी। कहता है पार्टी के बड़े नेता, क्योंकि अब जो था वो लीडर का चुनाव करना था या जो था वो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में जो मुकाबला करा था, इनमें से किसी एक नेता को पार्टी का लीडर बनाना था। तो पार्टी के जो बड़े नेता थे उनका मन इंदिरा गांधी के पक्ष में तो था, लेकिन इस बात को लेकर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। यानी कि सभी लीडर ऐसा नहीं सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी जो है वो एक कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में काम कर पाएंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी को जो था उस समय ज्यादा अनुभव नहीं था। सो मोरारजी देसाई जो थे वो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बनी। इसलिए कांग्रेस के जो नेता थे, जितने भी कांग्रेसी नेता ने, उन्होंने गुप्त मतदान की एक सिस्टम को अडॉप्ट किया। मतलब सीक्रेट रूप से सभी लीडर्स ने जो है वो गुप्त मतदान किया और इस गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी ने
जो थे वो मोरारजी देसाई को हरा दिया और हरा कर वो जो थे वो विजय हो गई और प्रधानमंत्री बनने के प्रधानमंत्री देश की बनी। अब वो देश की प्रधानमंत्री भी बन गई, कांग्रेस की लीडर भी बन गई। कांग्रेस की लीडर बनने के बाद कांग्रेस के बड़े लीडर ये मान रहे थे कि इंदिरा गांधी को पॉलिटिकल के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर कोई खासा अनुभव नहीं है, और जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे वो ये मानकर चल रहे थे कि कहीं इंदिरा गांधी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटली जो है वो बड़े कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर डिपेंड रहेंगी। लेकिन अपने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही अगले ही 1 साल में उन्हें लोकसभा के चुनाव में अगुवाई करनी पड़ी, यानी कि अपने 1 साल के पीरियड के दौरान ही जैसे वो देश की प्रधानमंत्री बनी, प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्हें देश में लोकसभा चुनाव में अगुवाई करनी पड़ी। इस समय देश की जो आर्थिक हालत थी वो अच्छी नहीं थी, जो आर्थिक स्थिति थी वो देश की अच्छी नहीं थी, और इंदिरा गांधी को जो था वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं एक मजबूत नेता के रूप में काम करने की जरूरत थी। जो बड़े नेता थे कांग्रेस के वो ये मान के चल रहे थे कि अगर अनुभव नहीं है तो इंदिरा गांधी को राजनीति का अनुभव ना होने की वजह से वो टोटली उनके ऊपर ही डिपेंड रहेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने न केवल उनके इस विचार को गलत किया, उनके इस विचार को गलत साबित किया, इसके चलते इंदिरा गांधी ने पार्टी में अपनी एक सशक्त भूमिका निभाई। उन्होंने अगले चुनाव के अंदर विजय पाई और इंदिरा गांधी जो थी वो पार्टी के अंदर एक नेतृत्व कौशल दिखाने की भी जरूरत थी, यानी कि उन्होंने ये सारी भूमिका जो थी वो अगले चुनावों के अंदर दिखाई। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। आपने देखा कि किस तरह से इंदिरा गांधी जो थी वो एक गुप्त मतदान के जरिए जीत पाई। उसके बाद उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ा, अगले इलेक्शन में वो प्रधानमंत्री भी बनी देश की, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से हमारे देश की बागडोर को संभाला, किस तरह से इंडिया का जो वर्चस्व था वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो था वो और बढ़ाया। We'll see all these things into the next video। अगले वीडियो में वो सारी चीजें देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।